क्या प्लांट के पास मसल्स होते हैं? क्या उसके पास नर्वस सिस्टम होता है? अगर नहीं तो वो सनलाइट की तरफ मूव क्यों करते हैं? क्यों वो ऐसे बेंड होते हैं? आपने देखा ही होगा कि जो सनफ्लावर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। जिस तरफ सनलाइट का फेस होता है वो उस तरफ अपना फेस कर देता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द सनलाइट वो क्या करता है, वो भी मूव करता है। अपना जो फ्लावर का फेस होता है वो अपनी सनलाइट की तरफ करता है। ये सारी एक्टिविटी कैसे कंट्रोल कर रहा है प्लांट? ओके, उसमें ऐसा कौन से टाइप का मैकेनिज्म है जो प्लांट को मूव करने में, प्लांट को बेंड करने में हेल्प करता है? ओके, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ओके, हियर वी गो। Animals have nervous system for controlling and coordinating the activities of the body, right? एनिमल के पास क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल करने के लिए, पूरे बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए उनके पास होता है नर्वस सिस्टम। बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है, मसल सिस्टम भी नहीं है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? सो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को? और स्टिमुली का मतलब यहाँ पे क्या है पहले मैं बता दूं तो, स्टिमुली मतलब एनी एक्शन इन द एनवायरनमेंट। ओके, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अभी क्या है, अभी चलो सपोज कि अभी रात चल रही है। ओके, अभी दिन आ गया तो क्या आ गया, सनलाइट आया। तो सनलाइट क्या हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। ओके, एनवायरनमेंट में एक एक्शन है कि वहाँ उसमें सनलाइट आया। ओके, तो वो प्लांट के लिए क्या है, एक टाइप का ट्रिगर है, प्लांट के लिए एक टाइप का स्टिमुली है। ओके, ऐसे हम वैसे इसका एग्जाम्पल हम अपने वो अगली स्लाइड में देखते हैं। स्टिमुलिस का एग्जांपल के साथ समझते हैं। When we touch the leaves of a chewy mui, the sensitive or touch me not plant of the mimosa family, they begin to fold up and droop. जब हम chewy mui प्लांट के लीव को टच करते हैं, जिसको हम सेंसिटिव प्लांट या टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, तब उसके जो लीव है वो फोल्ड अप होते हैं, ड्रूप होने लगते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर भी हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। When a seed germinate, the root goes down, the stem comes up into the air. जब एक सीड जर्मिनेट होता है तब क्या होता है, जो रूट है उसका वो नीचे की तरफ जाता है और जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ हवा में आता है। ऐसा क्यों होता है? ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, व्हाट हैपन्स, द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। क्या है, पहले कौन सा एग्जांपल देखते हैं हम, ये हमने जब टच किया इसके लीव्स को, कौन से, किसके लीव को, ये चुई मुई प्लांट के लीव को हमने जैसे टच किया तो क्या हुआ, वो फोल्ड अप हो गई, वो क्या हो गई, ड्रूप हो गया। देखो यहाँ पे सपोज के पहले ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है, हमने एनवायरमेंटल ट्रिगर या तो हम क्या बोलते हैं स्टिमुली दिया उसको, अभी मैंने बोल रहा था ना स्टिमुली। अगर हमने इसमें चेंज किया, इसको हमने टच किया, ओके, तो टच करने से क्या हो गया, इसके प्लांट, इसके लीव्स देखो क्या हो गए, फोल्ड अप होने लगे, ड्रूप होने लगे। ओके, सिकुड़ गए सारे के सारे। देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ऐसे है, जब हमने यहाँ पे टच किया तो ये क्या हो गए, सिकुड़ गए। ये कैसे हुआ, इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह की मूवमेंट हुई कि हमने प्लांट को टच किया, प्लांट के जो पेटल्स है, इसके लीव्स जो क्या है, इसने क्या किया, मूव किया, सिकुड़ गए। ओके, ये मूव तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट? देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। सीडलिंग की मूवमेंट, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि जो रूट है वो नीचे की तरफ जाता है, मतलब नीचे की दिशा में, नीचे की डायरेक्शन में, और जो शूट है या तो स्टेम है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। ओके, इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्शनल ग्रोथ। कैसे, रूट जैसे जैसे ग्रो करेगा वो नीचे जाएगा, नीचे की दिशा में जा रहा है, और स्टेम कहाँ जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है। ये क्या है, ये जो मूवमेंट है वो ग्रोथ की वजह से हुई। ओके, ये मूवमेंट किसकी वजह से हुई, ग्रोथ की वजह से हुई। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुआ, सिर्फ हमने टच किया तो वो फोल्ड अप हो गया। ओके, इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोविंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर हम फिर से सीड की बात करें, अगर उसको रोका गया ग्रो करने से, उसको अगर ग्रो नहीं कर दिया गया तो वो क्या होगा, वो एक भी टाइप का मूवमेंट नहीं दिखाएगा। सो प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसलिए हम ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लांट दो तरह की मूवमेंट दिखाता है। एक है डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। दूसरी जो मूवमेंट है
दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। क्या है? एक टाइप की मूवमेंट ऑन ग्रोथ जो डिपेंड करती है ग्रोथ पे। कौन सी मूवमेंट? ये डायरेक्शनल मूवमेंट, ये ग्रोथ पे मूव कर रही है। क्या करती है? ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ। ये वाली मूवमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट है ये। उसमें क्या है? ग्रोथ है। अगर ग्रोथ को रोका गया तो वो वहाँ पे वो कोई मूवमेंट नहीं दर्शाया गया। ओके, इसका मतलब ये है कि प्लांट दो तरह की मूवमेंट दिखाता है। नाउ पहले हम देखते हैं जिसमें ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ओके, जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो वाली मूवमेंट देखते हैं। ओके, जिसको यहाँ पे टाइटल दिया गया है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच इज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। जैसा कि हमने अभी सेंसिटिव प्लांट के बारे में देखा, वो टाइप की मूवमेंट देखते हैं। उसका एग्जांपल कौन सा है? सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। राइट, यहाँ पे कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो प्लांट को क्या करना होगा? उसके लीव्स को, उसके जो लीव्स है वो रिस्पॉन्स देंगे टच के अकॉर्डिंगली। जब हम टच करेंगे तभी वो क्या होंगे? उसके प्लांट के लीव जो है वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्स देंगे। या तो ड्रूप हो जाएंगे या तो फोल्ड अप हो जाएंगे। ओके, वो या तो सिकुड़ जाएंगे। ओके, जब हम उसको टच करते तभी, इन रिस्पॉन्स टू टच, राइट। बट देयर इज नो नर्वस सिस्टम नॉर एनी मसल टिश्यू। उनके पास नर्वस टिश्यू भी नहीं है और मसल टिश्यू भी नहीं है। तो वो ये सारी मूवमेंट कैसे करते हैं? हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच? हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? वो टच को कैसे डिटेक्ट करते हैं? ओके, उनको कैसे पता चला कि किसी ने मुझे अभी टच किया? उनके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि जिसने पता किया कि मुझे अभी किसी ने टच किया? एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? फिर लीव ने कैसे रिस्पॉन्स किया? अगर उसको टच किया तो लीव्स ने ही क्यों तो रिस्पॉन्स किया? If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from point of the touch. क्या बोला यहाँ पे? अगर हम ये पता करें कि प्लांट का कौन सा पार्ट टच किया गया है और कौन सा पार्ट वहाँ पे मूव हो रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखा गया, हमने टच किया है। सपोज कि हमने यहाँ पे टच किया। ओके, हमने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे ही टच किया था, तो ये सारे के सारे क्यों सिकुड़ गए? ओके, इतना पार्ट ही सिकुड़ना चाहिए ना, ये सारे के सारे क्यों सिकुड़ गए? उन लोगों ने क्या किया होगा? कुछ तो कम्युनिकेट किया होगा कि मुझे यहाँ पे भाई टच किया है, तुम लोग भी सिकुड़ जाना। ओके, या तो कुछ नुकसान या ये सब कुछ हो सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या किया? हमने जो टच किया था वो पॉइंट क्या था? डिफरेंट था, और जो सिकुड़ गया वो भी क्या है? डिफरेंट है, राइट। दोनों के दोनों क्या हो गए? सिकुड़ गए। So information that has occurred must be communicated, right? Information की इसने टच किया है वो सभी लोगों को इसने क्या किया होगा? ट्रांसफर किया होगा, कम्युनिकेट किया होगा कि किसी ने मुझे टच किया है। The plant also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell. प्लांट भी क्या करते हैं? एक टाइप का इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स वाला केमिकल इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम वो यूज करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। सेल को, एक सेल से दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन देने के लिए वो कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल टाइप वाला। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारे पास क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। ओके, सेंसरी रिसेप्टर है। हम क्या करते हैं? सेंसरी रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर जाके हम स्पाइनल कोड तो या तो ब्रेन को हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है? एक्शन लेता है। लेकिन इनके पास तो ऐसे कोई टिश्यू है नहीं, तो वो ये कैसे करता है? फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। और दूसरी बात ये कि एनिमल सेल में क्या होता है? वो सेल अपना शेप चेंज करते हैं मूवमेंट दिखाने के लिए। जैसे कि हमने वो रिफ्लेक्स आंख में देखा था कि जो हाथ के जो मसल्स है वो क्या करते होंगे? अपना जो सेल है, सेल का शेप चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं। क्या उनमें क्या आता है? प्रोटीन आते हैं, वो उनको अपना सेल का शेप या साइज चेंज कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन इनके पास तो मसल भी नहीं है। ओके, और वैसे सेल भी नहीं है जो ऐसे सेल अपना साइज चेंज कर सके। तो फिर इसके अंदर कैसे होता है? इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल, अभी बात की ना हमने प्रोटीन वाली, जो एनिमल मसल सेल में वो प्रोटीन जो पाया जाता है,
प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ओके, इनके पास प्रोटीन नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, पानी का अमाउंट चेंज करके सेल का साइज है वो चेंज करते हैं। सेल का साइज चेंज करते हैं किसकी मदद से, उसके अंदर जो पानी है सेल के अंदर उसका साइज चेंज करेंगे तो सेल का साइज चेंज होगा, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप। ओके, पानी का साइज, पानी अगर निकाल देंगे, ओके, पानी निकाल देंगे तो सेल की साइज क्या होगी, श्रिंक होगी। अगर पानी गेन करेंगे सेल के अंदर तो उसकी साइज क्या होगी, स्वेलअप होगी। ये हमने हाइपोटोनिक क्लास 9 में आई थिंक पढ़ा है, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो हमारी वीडियो आप देख सकते हो, हाइपोटोनिक के ऊपर न्यूक्लियस में आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, जब पानी सेल लॉस करता है तो क्या होता है, श्रिंक होता है, और जब पानी गेन करता है सेल तो उसकी साइज क्या होती है, गेन होती है, तो उसकी साइज स्वेलअप होती है, वो बड़ा हो जाता है। ओके, मतलब कि दो तरह से वहां पे हो रहा है। हमारे में क्या हुआ था, प्रोटीन था, इसके पास प्रोटीन नहीं है तो क्या कर रहा है, पानी से अपना सेल का साइज चेंज कर रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। ये एक टाइप का मूवमेंट था, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ये क्या है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट वाला मूवमेंट। कैसे होता है चलो देखते हैं। सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसिस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, पी प्लांट जैसे दूसरे और भी प्लांट है जो क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, किसको, अदर प्लांट को या तो फेंस को। ये यहाँ पे फेंस मैंने दिखाई है, जो आपको लकड़ी जैसा दिख रहा है, ये समझ लो। इसने क्या किया, ये टेंड्रिल, ये आपको ये जो दिख रहा है वो क्या है, टेंड्रिल है। वो टेंड्रिल का इस्तेमाल करते वो मूवमेंट देते हैं। यहाँ पे देखा, टेंड्रिल का इस्तेमाल करके वो मूव करते हैं। चलो देखते हैं। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये टेंड्रिल भी क्या है, सेंसिटिव है टच से। अगर उसको कोई टच करता है तो क्या है, वो उनको मतलब वो सेंस कर सकते हैं टच को। तो क्या करते हैं, यहाँ पे उनका वो इस्तेमाल करते हैं। कैसे, when they come in contact with any support, the part of tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object। मतलब कि जब भी ये किसी सपोर्ट के टच में आता है, उसको पता चला कि यहाँ पे सपोर्ट है, उसने उसको टच कर लिया, तो वो क्या करता है, जो टेंड्रिल का पार्ट है वो क्या करता है, does not grow as rapidly as the part away from it। मतलब कि ये टेंड्रिल उतना ग्रो नहीं करेगा, उतना स्पीड से ग्रो नहीं करेगा जितना उससे दूर वाला पार्ट है वो। जैसे कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो, ये दूसरा पार्ट है टेंड्रिल से दूर वाला, उसने क्या किया, इसकी ग्रोथ हो रही है। ओके, दूसरे केस में मैंने ये दिखाया है, टेंड्रिल ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया। वो क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उसकी जो स्टेम्स होती है, आपने कभी देखा हो पी प्लांट और ये सब, उसकी जो स्टेम होती है इतने मजबूत नहीं होती है। तो वो क्या करती है, किसी और प्लांट या तो किसी फेंस का या तो किसी दीवार, कोई भी चीज़ का वो क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं। उनको सिर्फ सपोर्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने के लिए। फिर क्या करेंगे, उनको जब सपोर्ट मिल गया तब वो ग्रो कर पाएंगे। ओके, ऐसे करके वो अपना मैकेनिज्म उनके अंदर है। इसलिए क्या किया कि इसने इसको क्या कर दिया, पहले इसको यहाँ पे टच कर लिया। ओके, उसको क्या किया, उसने यहाँ पे देखो, आपको मैंने ऐसे करके दिखाया है, उसको सपोर्ट मिल गया। अब उसका जो दूसरा पार्ट है, दूर का पार्ट, वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आराम से ये ग्रो करेगा, ये ग्रो करता जाएगा। ये भी ग्रो हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे, नॉट एज रैपिडली एज दिस पार्ट। ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, ये ग्रो करेगा लेकिन धीरे धीरे। ओके, दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। ऐसा करने से क्या होता है, ये टेंड्रिल है उससे ही जुड़ा रहेगा, क्लिंग टू इट। सर्कल, क्लिंग करना मतलब वहां से ही जुड़ा रहना, वो वहां से ही जुड़ा रहेगा। More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction। और ये देखा गया है कि जो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को बाय स्लोली ग्रोविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कैसे, देखते हैं उसका एग्जांपल। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। और ये ग्रोथ एक डायरेक्शन में हो रही है और धीरे धीरे हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि प्लांट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये कैसे स्लोली मूव करता है, कैसे वो मतलब के स्लोली मूवमेंट करके ग्रोथ अपनी बढ़ाता है, हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। क्योंकि ये क्या है, एक दिशा में ही प्लांट ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, एक ही दिशा में, तो हमें लग रहा है कि प्लांट मूव कर रहा है। ओके, एग्जांपल देखते हैं, चलो ज़्यादा समझते हैं।
यहाँ पे है एक्टिविटी 7.2, ये समझने के लिए कि प्लांट कैसे मूव करता है। सॉरी, यहाँ पे देखो फोटोट्रोपिज्म, एक्टिविटी 7.2। चलो देखते हैं। फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विथ वाटर, कॉनिकल फ्लास्क लो और उसको पानी से भर दो। कवर द नेक विद द फ्लास्क ऑफ द वेस्ट, वायर मेश। ओके, क्या करो, आपको पानी से पहले इसको भर दो, फिर इसकी जो फ्लास्क का जो कवर है उसको वायर मेश से कवर कर दो। ओके, कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन्स ऑन द वायर और मेश। ओके, क्या करो, क्या करना है, हमको करना है सीड डालने हैं, 2 से 3 सीड डालने हैं इसके अंदर। ओके, फिर क्या होगा, टेक अ कार्डबोर्ड विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड। ऐसा कार्डबोर्ड लो, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है, ये कार्डबोर्ड है। ओके, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। ये एक डायरेक्शन से देखो, एक साइड से क्या है, ओपन है, बाकी तीनों साइड क्या है, इसकी क्लोज है। ऐसा कार्डबोर्ड लेना है। फिर क्या करना है, कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसिस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। इसको ऐसी डायरेक्शन में रख दो, यहाँ पे जैसे फिगर में दिखा है वैसे करके आपको सेटअप करना है। ओके, कि एक दिशा में क्या जो ओपन साइड है उसको कहाँ पे रखा, विंडो की साइड में जहाँ से सनलाइट आ रही है। आफ्टर 2 to 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट बेंड टूवर्ड्स लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट। 2 से 3 दिन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि प्लांट के जो शूट है वो यहाँ पे देखो बेंड हो रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था कि प्लांट कैसे बेंड होते हैं। उसका आंसर अब आप क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये बेंड हो रहा है। ओके, फिर देखो रूट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सनलाइट इस तरफ है तो रूट इस तरफ जाने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, ये कैसे हो रहा है, वैसे इसका आंसर अभी हमने नहीं दिया है कि प्लांट कैसे बेंड होते हैं। ओके, उसका आंसर हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है कि वो कैसे ऐसे। ये अभी तो पता चल गया कि सनलाइट की वजह से ये हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, उसमें ऐसा क्या मैकेनिज्म कि इसको ये हेल्प करने में, मूव करने में हेल्प करता है, बेंड करने में हेल्प करता है, देखते हैं। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टूवर्ड्स लाइट। अब क्या करना है, प्लांट को टर्न कर देना है, मतलब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है। इसको क्या रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, मतलब कि इसके जो शूट है आप इस तरफ घुमा दो और रूट को उस तरफ रख दो, प्लांट की डायरेक्शन को चेंज कर दो, इसको रोटेट कर दो, मतलब के लीव इट अनडिस्टर्ब इन द कंडीशन फॉर फ्यू डेज। इसको ऐसी ही कंडीशन में थोड़े दिन के लिए रख दो। हैव द ऑल पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज द डायरेक्शन। अब देखो ये शूट के और रूट के प्लांट ने अपनी दिशा बदली या नहीं बदली। आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ। ओके, वहां पे कोई ग्रोथ का डिफरेंस आपको दिख रहा है। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो पहले मैं बता दूं, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर देते हैं, रूट को इस तरफ रखते हैं तो क्या होगा, इस तरफ कर देते, चलो सपोज कि हमने इसको रोटेट कर दिया, शूट को इस दिशा में, रूट को उस दिशा में, तो भी क्या होगा, शूट इस तरफ ग्रो नहीं करेंगे। ओके, शूट तो उसके अवे ही ग्रो करेंगे, उससे दूर ही ग्रो करते हैं, लेकिन जो स्टेम है उसकी तरफ ग्रो करने की ट्राई करेगा, वो सनलाइट को देखने की ट्राई करेगा, इसलिए वो इस तरफ से इस तरफ मूव करने की ट्राई करेगा। यानी रूट क्या करेंगे, इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट ट्राई करेगा, अगर हम उसको सनलाइट की तरफ रखते हैं तो भी। चलो इसको आगे और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, ये प्लांट की जो स्टेम है लाइट की दिशा में मूव कर रहा है और रूट है वो उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखा कि ये शूट क्या कर रहा है, शूट लाइट की दिशा में और रूट लाइट से दूर, अवे फ्रॉम लाइट। ओके, नाउ एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शंस दैट प्लांट ग्रो इन। एनवायरमेंटल ट्रिगर है जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये प्लांट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ओके, ये क्या है, इसको हम स्टिमुलस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टिम्युली। ये एनवायरमेंटल ट्रिगर है। दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। मतलब कि स्टिमुली ये है, टुवर्ड मतलब इसकी दिशा में, अवे मतलब इससे ऑपोजिट दिशा में। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, स्टेम देखा, तो स्टेम क्या जा रहा था, इसके सामने जा रहा था, इसके टुवर्ड्स जा रहा था, और रूट क्या कर रहा था, वो इसके ऑपोजिट जा रहा था, राइट। सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रोपिक मूवमेंट, शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट while root respond by bending away from it। देखा,
यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट हुई, एक लाइट की तरफ वाली और एक लाइट की ऑपोजिट वाली, लाइट से दूर वाली। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? ऐसा करने से प्लांट को क्या मिलता है कि भाई वो एक ऐसी दिशा में एक उसी दिशा में जा रहा है, दोनों एक दिशा में क्यों नहीं जा रहे? ऐसा करने से प्लांट को क्या मिलता है? चलो देखते हैं। उसका आंसर है प्लांट को क्या मिलता है? एक तरह का मूवमेंट। चलो देखते हैं कैसे। सूट इस तरफ जाएंगे, ओके, समझ लो कि सूट वहां पे लाइट वाले केस में ऊपर जा रहे थे, तो उसमें उसको क्या कर रहे थे? उसको हेल्प कर रहे थे वो सनलाइट लेने में। प्लांट को क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, ओके। ऊपर रहेगा तो वहाँ पे लीव्स होते हैं, तो लीव्स को भी एयर चाहिए, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट कैप्चर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए वो पार्ट जो है प्लांट का, ये पार्ट हवा में रहना चाहिए। इसलिए ये लाइट की दिशा में या तो वहाँ पे वो मूव करता है ताकि उनको प्रॉपर लाइट और हवा मिल सके। दूसरी बात, ये रूट जो होता है नीचे की तरफ, मतलब कि सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ये पानी मिल सके जमीन में से, राइट। लाइट की दूर मतलब जमीन के नीचे हुआ ना, लाइट से दूर मतलब जमीन के नीचे, ओके। लाइट की तरफ मतलब जमीन से ऊपर, इसलिए रूट नीचे जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? पानी और ये सब न्यूट्रिएंट मिलेगा ताकि वो प्लांट को हेल्प कर सके ग्रो कराने में, ओके। इसलिए उसका आंसर क्या है? हाउ डज द प्लांट हेल्प, ओके। हाउ डज दिस प्लांट हेल्प? प्लांट को वो कैसे हेल्प करेगा? तो उनकी ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा, ओके। मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये क्या है? ये जो मूवमेंट हो रही है वो क्या कर रही है? ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है। चलो देखते हैं, ये यहाँ पे कुछ दिया है जियोट्रोपिज्म, वो था फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या देखा? सूट मूव कर रहे थे लाइट की तरफ। जियोट्रोपिज्म में क्या होता है? प्लांट्स शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुली एज वेल। दूसरे स्टिमुली की तरफ भी वो क्या करते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं। द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स व्हाइल द शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। रूट क्या है? हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं और शूट क्या जाता है? हमेशा ऊपर की तरफ, ओके। ये क्या है? ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। शूट क्या है? ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाइल रूट क्या कर रहे हैं? उसके बाजू में जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, उसके टूवर्ड्स जा रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अगर कोई स्टिमुलस की तरफ प्लांट मूवमेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अगर उससे नेगेटिव मतलब उसके ऑपोजिट जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म वाले केस में क्या करेंगे? ये होगा फोटो पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और ये क्या होगा? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इस वाले केस में क्या है? ये उल्टा हो गया क्योंकि ये अर्थ वाला है, ग्रेविटी वाला है, और ग्रेविटी का मतलब अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? जियो बोलते हैं, राइट। उससे वर्ड रिलेटेड वर्ड क्या है? जियो मीन्स अर्थ और रिलेटेड टू ग्रेविटी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। वहाँ पे क्या था? लाइट से रिलेटेड था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? फोटोट्रोपिज्म, ओके। ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जियो से रिलेटेड है तो अर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोले? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इसको क्या बोला? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। This upward and downward growth of shoot and root respectively in response to the pull of earth or gravity is obviously geotropism। इसको हम क्या बोलते हैं? जो खींच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। अपनी तरफ खींच रहा है, किसको? प्लांट के रूट को अपनी तरफ खींच रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म, ओके। नाउ वहाँ पे आपको दिया है हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे हम हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म समझेंगे, ओके। चलो पहले देखते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। सॉरी, पहले ये देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड केमो रिफर्स टू केमिकल, व्हाट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड केमोट्रोपिज्म मीन? अगर हाइड्रो का मतलब होता है पानी और केमो का मतलब होता है केमिकल्स, तो हाइड्रोट्रोपिज्म और केमोट्रोपिज्म क्या होगा? जैसे हमने फोटो का मतलब लाइट और जियो का मतलब अर्थ ले से लिया, तो वो क्या उसका? फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म मिला। वैसे ही यहाँ पे दो होंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड केमोट्रोपिज्म। उसमें क्या होगा? कैन वी थिंक ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलो यहाँ पे वैसे एक एग्जाम्पल दिया है। वन एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब का बनना कहाँ पे? किस दिशा में? ओव्यूल की तरफ। अबाउट विच वी लर्न more when we examine the reproductive processes of living organism। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम ये देखेंगे कि वो कैसे ये होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो ये देखो, ये आपको क्या दिखा रहा है?
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक्चुअली। यह नीचे क्या दिख रहा है आपको, ये ओवरी है ये, और ये क्या है, यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन। ओके, पहले यूजुअली क्या है ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये मेल जर्म सेल, ये मेल पोलन ट्यूब, ऐसे नहीं होता है नॉर्मली। देखो यहाँ पे मैंने ब्लैंक दिखाया है, पहले ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले ऐसे होते हैं। बाद में जब पोलन ग्रेन आती है किसी की भी हेल्प से, जैसे कि उसको क्या बटरफ्लाई और ये जो होते हैं इंसेक्ट इसको यहाँ तक ले आने में हेल्प करते हैं, या तो हवा, सनलाइट, एयर, और ये सब आपको पता है। ओके, कि यहाँ पे वो कैसे भी करके आ गया, प्लांट पोलन ग्रेन है यहाँ पे कैसे भी करके आ गया, तो क्या होगा धीरे धीरे ये क्या करता है, यहाँ पे तो देखो ये कोई है नहीं कि डायरेक्टली इसके अंदर चला जाए, तो क्या करता है ये एक अपनी ट्यूब बनाता है। ये ऐसे ट्यूब इसने जनरेट की, देखो दूसरी बाजू में आपको दिख रही है, दूसरा भी ऐसे जनरेट कर रहा है, धीरे धीरे ये भी ऊपर जाएगा। अब इसने क्या किया, ट्यूब अपनी जनरेट की, वहाँ ट्यूब में से इसके अंदर जो सेल है जो कि मेल जर्म सेल, उसने उसको इजेक्ट किया, वहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये यहाँ पहुँचा, ये धीरे धीरे ये सेल में से, ये ट्यूब में से ये जाता जाता जाता, देखो यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हो कहाँ तक जा रहा है, ये फीमेल जर्म सेल है। ओके, उनके पास हमारा जैसे रिप्रोडक्टिव टाइप वो नहीं है, ऑर्गन नहीं है, जैसे कि पेनिस और ओवरी ऐसे नहीं है, वजाइना, उनके पास ऐसा नहीं है। उनके पास क्या है, डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म है। वो क्या कर रहे हैं, ऐसे करके उसने ट्यूब बनाई, वो ट्यूब में से देखो कितनी मेहनत कर रहा है, ये ट्यूब बनाई, वहाँ से ये जर्म सेल जा रहा है, धीरे 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 ट्यूब में से जाता जाता कहाँ तक जा रहा है, ये फीमेल जर्म सेल तक। ये उनका एक टाइप का अडेप्टेशन है। ओके, यहाँ तक गया, फिर जाके इसमें मेल और फीमेल जब मिल जाते हैं तब आपको पता है ये क्या होता है, वहाँ पे वो रिप्रोडक्टिव, वहाँ पे वो फीमेल जो है फर्टाइल हो जाएगी, मतलब ये क्या होगा, फर्टिलाइज एग बन जाएगा और एम्ब्रियो, और धीरे धीरे ये डेवलप करेगा। ओके, तो ये क्या है टाइप का केमिकल मूवमेंट हुआ, केमोट्रेपिज्म। किसकी डायरेक्शन में हो रहा है, ओव्यूल, ओवरीज क्या है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स, उसको कैसे पता चलेगा कि इस दिशा में मुझे जाना है, तो ये केमिकल्स के अकॉर्डिंगली इसे पता चलता है कि हाँ भाई ये इसी दिशा में मुझे जाना है। तो ये क्या हुआ, केमिकल के अकॉर्डिंग मूवमेंट, केमिकल की तरफ। ओके, ये हुई एक मूवमेंट। नाउ हाइड्रोट्रोपिज्म समझते हैं। ओके, हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है पानी की तरफ मूव करना, या तो पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने दो प्लांट दिखाए हैं, ये दोनों प्लांट की आप रूट देखो, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक जा रहा है इसकी तरफ। ओके, तो आप देख सकते हो, और इसका सूट तो मैंने ऐसे ही दिखाया, यहाँ पे देखो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, ये फोटोट्रोपिज्म वाला, यहाँ पे देखो ये रूट इसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे इसने इस तरफ पानी देख लिया, तो ये क्या कर रहा है, ये वाले रूट इस तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, पानी को देख के ये मूव कर रहे हैं, क्यों, अभी मैंने जैसे बोला हाइड्रोट्रोपिज्म और क्या बोला जियोट्रोपिज्म, क्या बोला कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट मिले, पानी मिले, इसकी तरफ वो क्या जाता है, नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, हाइड्रो मतलब पानी एक टाइप का ट्रिगर है, पानी ट्रिगर है, पानी को देख के ये क्या करेंगे, रूट अपनी तरफ आएगी। जैसे कि लाइट क्या था, एक ट्रिगर था, तो लाइट की तरफ रूट जा रहे थे। केमोट्रोपिज्म क्या था, केमिकल्स क्या थे, एक टाइप का ट्रिगर थे, फीमेल ने अपने केमिकल दिखा कि मैं यहाँ पे हूँ, तो ट्यूब क्या हुई, वहाँ पे ही गई। ओके, ये टाइप के ट्रिगर को देख के ही वो क्या करते हैं, प्लांट के जो पार्ट है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, रूट इसको फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी की तरफ मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये क्या है, नेगेटिवली, और ये है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। ये आपको समझ में आ गया, आई थिंक सब इजी है ये। नाउ let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism। एक और बार देखते हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे कम्युनिकेट होती है। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक, राइट। जो टच मी नॉट प्लांट वाले ने मूवमेंट की वो क्या थी, वेरी क्विक मूवमेंट थी। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और लाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट लो, राइट, क्वाइट स्लो, बहुत ही स्लो है, क्योंकि ये पूरा दिन 12 से 15 घंटे का जो दिन है, सुबह से 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। ओके, देखो क्या करेगा वो, धीरे 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 12 घंटे वो मूवमेंट करेगा, लेकिन जैसे ही हमने प्लांट को टच किया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो क्या करता है, मूव कर देता है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर। जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्लोअर होती है, जैसे कि हमने शूट वाले केस में देखा, फोटोट्रोपिज्म वाले केस में, कि वो सनलाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ की वजह से वो मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या है, धीरे धीरे 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं, ये तो एक दिन तो लगता है, उसमें तो 3-4-5 दिन भी लग सकते हैं, तो वो क्या है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट स्लोअर है।
इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। हमारी बॉडी में भी क्या है, केयरफुली कंट्रोल होती है। आवर आर्म्स एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, राइट, नॉट हैपेंसडली। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, कान पे, नाक में, आंख में हमारी फिंगर नहीं ग्रो करती, एक ही दिशा दी है, सबके जो फिंगर है वो वैसी दिशा में ही ग्रो करते हैं। सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी ईदर स्लो और फास्ट, मतलब कि कंट्रोल मूवमेंट जो है वो स्लो हो सकती है या तो फास्ट हो सकती है। इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट बी हैपन वेरी क्विकली। अगर हमें फास्ट रिस्पॉन्ड करना है तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जो कर रहे हैं हम वो क्विकली होना चाहिए। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, इसलिए जो मीडियम है ट्रांसमिशन करने के लिए बहुत ही जल्दी मूव करना चाहिए, तभी जाके इंफॉर्मेशन जल्दी से ट्रांसमिट हो पाएगी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आर एन एक्सेलेंट मीन्स फॉर दिस। इलेक्ट्रिकल जो इन्फॉर्मेशन हम जो सेंड कर रहे हैं ओके इलेक्ट्रिक की मदद से, वो बहुत ही अच्छी है। बट देयर आर लिमिटेशन टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सभी जगह काम नहीं करता। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पहले तो वो उसकी बात करें तो जो टिश्यू नर्वस के साथ कनेक्टेड है उसी को ही वो मूव कराने में हेल्प करेंगे। सेकेंडली, वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset and mechanism before it can generate and transmit a new impulse। दूसरी बात क्या है, एक बार उसने सिग्नल दे दिया ओके तो दूसरी बार वो सिग्नल देने में थोड़ा उसको रीसेट करना पड़ेगा, वो अपने आप को रीसेट करेगा, फिर जाके वो दूसरा सिग्नल दे पाएंगे, राइट। पहली बात क्या की, सभी देखो कि सपोज के एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन ओके उसकी बात करें, हमारे जो ग्रोथ होने वाली है, हमारे जो हेयर से हमारे जो फेशियल ग्रोथ होने वाली है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रो होना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की मदद से हो रहा है। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तब जाके ये हमारी मूवमेंट होती है। लेकिन वहाँ पे कोई केमिकल क्या है, वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं है कि भाई टेस्टोस्टेरोन को उसने सिग्नल दिया और क्या कर दिया, टेस्टोस्टेरोन ने रिलीज कर दिया, टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन यूज नहीं हुई, उसमें दूसरा टाइप का इन्फॉर्मेशन यूज होता है। कौन सा इन्फॉर्मेशन है वो, हार्मोनल इन्फॉर्मेशन, वो हम देखने वाले हैं अभी। इन अदर वर्ड, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। दूसरी भाषा में बोले तो सेल कंटिन्यूसली ट्रांसफर नहीं कर पाते इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, उसको रुक रुक के वो ट्रांसमिट कर पाते हैं। इट इज दस नो वंडर दैट most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication। इसलिए एनिमल दूसरे टाइप का कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया टेस्टिस वाला, टेस्टिस में वो ब्रेन को मतलब कि सिग्नल देता है, उसमें हाइपोथैलेमस और ये सब पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और ये सब सारे ग्लैंड काम करते हैं, नॉट पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड, वो काम करता है, वो हमको टेस्टिस के हमारे टेस्ट की वो सिग्नल देता है, तब जाके वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ये क्या हुआ, एक टाइप का मूवमेंट। वैसे सभी टाइप को जो हमारा ग्रोथ, हमारे जो सारे हार्मोन हैं, वो सारे जो मूवमेंट है वो क्या हो रहे हैं, हार्मोन की वजह से हो रहे हैं ओके। कोई भी पेंक्रियाज का इंसुलिन का आप बात कर लो, पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है जब उसको पता चलता है कि शुगर लेवल बढ़ गया है तब ओके। तो उसमें क्या हो गया, उसने केमिकल सेंड किया ओके, एक टाइप का हार्मोन सेंड किया, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, केमिकल सेंड कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल कम्युनिकेशन, जिसमें वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द सेल। अगर ऐसा केस है, इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट किए बिना, उसको बिगैर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किए, अगर सेल स्टिमुलेटेड सेल, मतलब ये देखो यहाँ पे मैंने स्टिमुलेटेड सेल बताया है, इसको कोई ट्रिगर किया है किसी ने ओके, ये स्टिमुलेट हो गया, किसी ने टच किया या तो कोई भी किसी से रिस्पॉन्स है, क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया। तो ये क्या करेगा, एक टाइप का केमिकल कंपाउंड छोड़ेगा ओके। ये सभी सेल को क्या, जैसे कि इसने कुछ छोड़ा तो ये इसको इसको ये इसको ये इसको 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 सभी को ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करेगा ओके, ट्रांसफर करेगा। इफ अदर सेल अराउंड हैव the means to detect the compound using a special molecule on their surfaces, then they would be able to recognize information and even transmit it। अगर ये सेल के पास ऐसा टाइप का कोई मैकेनिज्म हो जो क्या कर सके, इसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको डिटेक्ट कर सके
मैं दोबारा बोलता हूँ, ये क्या किया, ये स्टिमुलेटेड सेल है, उसने इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल को दी। ओके, उसने केमिकल रिलीज किया, ये केमिकल सभी जगह पहुंच गया। ओके, सभी जगह यहाँ पे क्या गया, फैल गया। फिर ये क्या करेंगे, इनको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई केमिकल आया है, लेकिन इनको पता कैसे चलेगा, अगर इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो डिटेक्ट करने वाला कि हाँ भाई इसने कुछ केमिकल रिलीज किया है, इसका मतलब ये होता है, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन। वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। देखो यहाँ पे सपोज कि ये सेल है, ओके, इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, इसके पास क्या है, मैंने एक यहाँ पे दिखाया है एरो करके कि आप क्या कर सको, यहाँ पे एक टाइप का क्या है, ये डिटेक्ट कर सके ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस पे, ये सेल की सरफेस पे ये इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सके वैसा मॉलिक्यूल है। जब इन्फॉर्मेशन आई तो वो क्या करे, जैसे कि इन्फॉर्मेशन आई तो उसने क्या किया, हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पैक हो गया। ओके, पैक हो गया, इसको पता चला कि इसने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी है, और ये क्या होगी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। देखो यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन दी, अगर इस सेल को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो उसी सेल को फिट हो पाएगी, दूसरे सेल को फिट नहीं होगी। देखो यहाँ पे दूसरा क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है दूसरा इन्फॉर्मेशन आया, इस सेल को उसने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन ये वाला सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक सेल वही मूवमेंट को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ओके, जब टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन रिलीज करता है तब वो मेल में ही क्या कर पाते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन क्या, टेस्टोस्टेरोन मेल में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि उनके पेनिस को ग्रो कराने में हेल्प करेंगे। टेस्टोस्टेरोन फीमेल में हेल्प नहीं करेंगे। ओके, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रो नहीं करा सकते, उसमें दूसरा केमिकल होगा जो उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रो कराने में हेल्प करेगा। ओके, वो एस्ट्रोजन है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला है उसमें हम देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने बात किया कि वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू एनी इन्फॉर्मेशन। ये पता चल गया आपको कि ऐसे सेल, स्टिमुलेटेड सेल ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की, ये सभी सेल ने क्या किया, उसको रिकॉग्नाइज किया। और वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उनके पास ऐसे स्पेशल कुछ टाइप के उनकी सरफेस के ऊपर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में उनको हेल्प करते हैं। जैसे डेंड्राइट था, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, हमारे ब्रेन वाले वीडियो में हमने देखा था, डेंड्राइट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, सेल की सरफेस में ऐसे कुछ मॉलिक्यूल हो जो दूसरे सेल की इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव कर सके और उसको ट्रांसमिट भी कर सके, दूसरे सेल को भी दे सके। नाउ दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, ये क्या है, अगर ये वो देगा, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा तो ये क्या है, बहुत ही स्लो होगी। बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, बट ये क्या है, वो हमारे पूरे सेल, हमारी पूरे बॉडी के जो सेल है वहाँ पहुँच पाएंगी, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, एंड इट कैन बी डन स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली। क्या है, जैसे हमारी नर्वस सिस्टम नहीं कर पाती वैसे ये क्या है, स्टेडीली और परसिस्टेंटली ये क्या करेंगे, सिग्नल देते ही रहेंगे, ट्रांसमिट करते ही रहेंगे। These compound or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity as we would expect. ये सारे कंपाउंड और हार्मोन है एनिमल में ग्रो कराने में और उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराने में बहुत ही हेल्प करते हैं। यहाँ पे एनिमल्स का मैंने एग्जांपल दिया, अब हम प्लांट्स के देखेंगे। यहाँ पे देखो ये ग्रोथ हार्मोन, ये पिट्यूटरी यहाँ से रिलीज होता है और दूसरी जगह पे हेल्प करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ अभी, यहाँ पे देखो, डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। दूसरे जो प्लांट हार्मोन है, ओके, बहुत सारे प्लांट हार्मोन वो क्या करते हैं, ग्रोथ कराने में, डेवलपमेंट कराने में हेल्प करते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूजेस टू द एरिया ऑफ एक्शन। ये एक ऐसी जगह, मतलब दूर की जगह पे सीक्रेट और सिंथेसाइज होते हैं और दूसरी किसी टारगेट एरिया पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं, अपना फंक्शन दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए फिगर बताया था। अभी देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन यहाँ से बन रहा है, राइट, लेकिन हमारी वो सभी बॉडी के ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। ओके, ये एक जगह बन रहा है और सभी जगह क्या कर रहा है, एक्शन दिखा रहा है, मतलब कि अवे फ्रॉम द टारगेट एरिया। एक जगह बना हार्मोन आर काइंड ऑफ केमिकल दैट आर सिंथेसाइज, वो एक जगह बनते हैं, कौन सी जगह, ऐसी दूसरी जगह, और अपना काम कहाँ पे दिखाते हैं, टारगेट एक्शन पे दिखाते हैं, अपने टारगेट एरिया पे वो अपना काम दिखाते हैं। हार्मोन ऐसा काम करते हैं। ना देखो प्लांट हार्मोन की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर एक्टिविटी 7.2। वो वही एग्जांपल देते, ये वाला एग्जांपल, वो फोटोट्रोपिज्म। एक्टिविटी 7.1 क्या है, फोटोट्रोपिज्म। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip।
हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। जब प्लांट क्या करता है, सनलाइट को डिटेक्ट करता है, तब एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, वो सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे? टिप ऑफ द शूट। ये टिप होती है शूट की टिप पे, वहाँ पे वो सिंथेसाइज होता है, मतलब कि वहाँ पे वो बनता है। एंड दैट हेल्प सेल टू ग्रो लॉन्गर। और वो क्या करता है, सेल को लंबे लंबे ग्रो कराने में हेल्प करता है। When light is coming from one direction or one side of the plant, oxygen diffuses toward the shady side of the plant shoot। मतलब कि जब एक ही दिशा से लाइट आ रही हो तब ऑक्सीजन, जहाँ यहाँ पे जो ऑक्सीजन बना है होगा वो क्या करेगा, दूसरी दिशा में। शेडी मतलब इसका शेडो कहाँ पे गिरेगा, इस दिशा में गिरेगा, राइट। लाइट इस तरफ से आ रही तो शेडो इस तरफ से गिरेगा, राइट। तो इसकी शेडो जिस तरफ है उस दिशा में वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है उसको मूव करता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, अभी एक सेकंड। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं। सपोज कि ये लाइट एक ही डायरेक्शन से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ, राइट। और ये क्या करेगा, सेल इसके लंबे लंबे ग्रो करेगा। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, सेल लंबे लंबे ग्रो कर रहे हैं, ओके। ये लंबे लंबे सेल आपको दिख रहे हैं, मतलब कि लाइट ऊपर से जब आ रही है तब। लेकिन लाइट अगर एक डायरेक्शन से आ रही है, कोई एक ही दिशा से, मतलब साइड में से या किसी जगह, देखो यहाँ पे क्या है, लाइट साइड में से आ रही है, ओके। तो इसमें क्या हुआ, आप देखो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ मतलब दूसरी दिशा में गया। किस दिशा में, शेडो वाली दिशा में, शेडी साइड। अभी देखा ना हमने, शेडी साइड में जाता है। यहाँ पे लाइट है तो इसका शेडो कहाँ पे गिरेगा, इस तरफ। तो ये शेडी डायरेक्शन में जाता है और इसको क्या देता है, ऑक्सीजन यहाँ पे देता है। अब ये वाले सेल क्या है, ऑक्सीजन इनको ज़्यादा मिलेगा, तो ये वाले सेल ज़्यादा लंबे हो गए। देखो यहाँ पे सेल मैंने ज़्यादा लंबे लंबे करके दिखा। ये क्या है, इसको एक ही दिशा में इनको ऑक्सीजन मिला है, तो ये वाले सेल ही लंबे हो रहे हैं। ये वाले सेल बताने बेचारे उतने की उतने ही रह गए, ओके। मतलब एक दिशा में क्या मिला, स्टेम की एक तरफ वाले को क्या मिला, ऑक्सीजन ज़्यादा मिला, तो ये लंबे लंबे ग्रो किए। एक को नहीं मिला तो ये क्या, वहीं के वहीं रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, लोड बढ़ जाता है। जितने लंबे लंबे सेल हो जाते हैं, ये तो कनेक्टेड है ऐसे ही, तो इस तरफ लोड बढ़ जाता है, तो क्या हुआ, प्लांट बेंड हो गया। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया, प्लांट क्या हुआ, बेंड हो गया। ये है एक्चुअली स्टेम है, ये क्या है, स्टेम। और रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन है, ओके। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है वो स्टेम है, ये आपको दिखा है वो सेल है, और ये क्या है, रेड कलर का है ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे देखो कि एक ही डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो उसकी सूटी साइड या तो उसकी शेडी साइड है, मतलब कि जिस तरफ उसका शेडो गिरता है उस तरफ ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे तो सिंथेसिस हुआ होगा ऑक्सीजन, ये सारा ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में आ गया, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे क्या किया, सेल लंबे लंबे ग्रो किए। देखो यहाँ पे लंबे लंबे सेल ग्रो किए, ओके। जब इतने लंबे हो गए कि उनको लोड आया बहुत सारा, तो क्या हो गए, बेंड हो गए यहाँ पे, ओके। इस तरफ बेंड हुए। अब वो इसी तरफ बेंड क्यों हुए, आप सोच रहे होगे कि ये तो लोड आया तो इस तरफ भी बेंड हो जाते। लेकिन अगर इस तरफ बेंड हो जाते तो इसको मिलता क्या, ये इसी तरफ इसलिए बेंड होते हैं ताकि उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, ओके। ताकि उसका प्रॉपर सनलाइट मिल सके। सनलाइट मिलेगी तो वो प्रॉपर अमाउंट में फूड बना पाएंगे और वो अच्छी तरह से प्लांट ग्रो होगा। अगर इस डायरेक्शन में चले गए तो इसको सनलाइट नहीं मिलेगी और इसका अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो। देखते हैं, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि उस दिशा वाले सेल ग्रो करते हैं जो अवे फ्रॉम द लाइट है, मतलब कि इस तरफ लाइट आ रही है तो इस दिशा में है जो सेल वो लंबे लंबे ग्रो करेंगे, इतने लंबे हो जाएगी कि वो बेंड हो जाएगी इस तरफ। दस द प्लांट अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स लाइट। इसलिए हमको क्या लगता है कि प्लांट इस तरफ बेंड कर रहा है, ओके। लंबे लंबे ग्रो हो रहे हैं इसलिए वो प्लांट खुद ही बेंड हो गया, हमको ऐसा लगता है कि प्लांट बेंड हो रहा है, ओके। ऑक्सीजन ऐसे हेल्प करता है ना। ऑक्सीजन के फंक्शन कुछ यहाँ पे मैंने दिखाया है। सेल इलोंगेशन, मतलब कि सेल लंबे लंबे कराने में ये हेल्प करता है। ये जब सेल लंबे होते हैं तब ये क्या करता है, सनलाइट की डायरेक्शन में ये बेंड हो पाते हैं। रेगुलेट ग्रोथ के रेगुलेट करता है ऑब्वियसली। कैसे रेगुलेट करता है, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। वो क्या करता है, सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करेगा, अगर ये सनलाइट जब मिलेगी ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा तब जाके ये सेल लंबे लंबे ग्रो करेंगे, ओके। क्यों, सेल डिवीजन होता रहेगा, ये ग्रो करते रहेंगे। सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस में भी हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब जो एप है इसका, एप किसको बोलते हैं हम, जो ऊपर वाले प्लांट को हम क्या, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। ये एपिकल डोमिनेंस मतलब ये एपिकल ही वो क्या करेगा, लंबा लंबा ग्रो करेगा, बाकी के साइड वाले ब्रांचेस इतने लंबे ग्रो नहीं करेंगे। क्यों, एपिकल डोमिनेंस जो इतना लंबा ग्रो करेगा तब उसको प्रॉपर सनलाइट वो दे पाएगा प्लांट को, ओके। ये किसकी वजह से होता है,
इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ये आपको पता है कि शूट टिप पे ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है। शूट टिप यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा सिंथेसिस होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सिंथेसिस होगा उतने लंबे लंबे सेल होंगे और वो क्या करेगा, अपना डोमिनेंस दिखाएगा। ये डोमिनेंस हम 9th क्लास में 9th चैप्टर में भी देखने वाले कि डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस, अब एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो अपने आप को ही क्या करना, एक स्ट्रेंथ या पावरफुल इंसान समझना, दूसरे लोगों को क्या करना, वो कम शक्ति या क्या बोलते हैं कमज़ोर समझना, ऐसा टाइप का। फ्रूट डेवलपमेंट में कैसे, ऐसे ही पता है सेल डिवीजन में क्या हेल्प कर रहा है, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, तो क्या है फ्रूट का डेवलपमेंट भी वो क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि फ्रूट के जो सेल है वो डिवीजन भी उसका भी डिवीजन होता है। ओके, नाउ जिब्रेलिन दूसरा हार्मोन है। अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन विच लाइक ऑक्सीजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। वो भी क्या है, स्टेम की ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं जिब्रेलिन। यहाँ पे सेल इलोंगेशन आपको दिया है, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूट राइपनिंग, इसमें क्या करता है, ये जिब्रेलिन हार्मोन काम करता है ये सारे फंक्शन करने के लिए। कौन से सेल इलोंगेशन हो गया, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, ये सारे काम कौन करता है, जिब्रेलिन। ना अलग है, साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट इज नेचुरल देन दैट they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as fruit and seeds। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और वो उसका नेचुरल है कि वो ऐसी जगह पे पाया जाए जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे कि सीड की और फ्रूट में, वहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीजन होना चाहिए, तब जाके फ्रूट और सीड अच्छी तरह से बन पाएंगे, अच्छी तरह ग्रो हो पाएंगे। इसलिए उनका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है, फ्रूट एंड सीड में। These are example of plant hormone that helps in promoting growth। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारी जो प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनकी ग्रोथ कराने में। ओके, ऐसे हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं। बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोविंग। बट प्लांट को ऐसा सिग्नल भी चाहिए जो उनकी ग्रोविंग को स्टॉप करे, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करे। तो उनका एक काम करता है एब्सिसिक एसिड, इसको ABA बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ। क्या करता है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, मतलब कि ज़्यादा प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेगा कि भाई बस कर, अब कितना ग्रो करेगा, वो क्या करेगा, बस करेगा और ग्रो नहीं करेगा। इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव। इसकी इफेक्ट क्या है, विल्ट होना। यहाँ पे देखो प्लांट क्या है, लीव क्या कर रहा है, मुरझा जा रहा है, विल्ट हो रहा है। ओके, मुरझा जाना उसकी इफेक्ट है कि भाई अब बस अब तेरा काम हो गया, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो ये प्लांट के सारे हार्मोन और फोटोट्रोपिज्म, जिसमें हमने देखा कि प्लांट कैसे मूव करता है, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और ये सब। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग गाइस, थैंक यू।